अच्छा यार, डायग्राम से रिलेटेड मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर दूं कि इसमें करना क्या है आप लोगों ने। एक तो आपके पास जो आपकी डायग्राम है उसकी एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। दूसरा ये है कि उसका पर्पस क्या है। मीन्स के एक स्टैंडर्ड रीज़न क्या है उसका, मतलब क्यों क्लास डायग्राम क्यों यूज़ करते हैं, सीक्वेंस डायग्राम क्यों यूज़ करते हैं, ईआरडी क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है। एक तो आप उसको एक्सप्लेन करेंगे जो भी आपकी डायग्राम्स होंगी कि वो उसका ये वर्क कर रहा है, ये चीज़ है जो भी उसका है, ठीक है। और दूसरा ये कि उसको क्यों मतलब आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। जैसे अब ये यहाँ पे आपका बना हुआ है ईआरडी का, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, ठीक है। तो ये लॉजिकल है, ठीक है। ये एज़ पर योर सुपरवाइज़र जो उन्होंने कहा था कि उसके अकॉर्डिंगली आप इसको बना दें, ये हमने बनाई हुई है, ठीक है। अब इस चीज़ को देखने के लिए सबसे पहले मैं पिछला जो है वो थोड़ा सा रिकैप कर देता हूँ, जो हमने पढ़ा था रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग। ये भी रहा, ठीक है। रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ठीक है। उन चीज़ों को गैदर करना और वो जो एक पूरा प्रोसेस होगा कि वो काम कैसे होगा, किसी चीज़ के बिल्कुल स्टार्ट से लेके एंड तक इम्प्लीमेंट करना और उसको मेंटेन करना, ये सारी चीज़ें बनाने से अलावा, ठीक है, सारी चीज़ों को प्लान करना, गैदर करना, ये सारा रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग आरई कहलाता है, ठीक है। अब जैसे एक घर बनेगा, उस घर को बनाने के लिए सबसे पहले आपके पास वो जो भी उसका ठेकेदार मिस्त्री है या जो भी वो मैन पावर है, मशीनरी है, वो लेके आएंगे, वो देखेंगे सबसे पहले सारी चीज़ें, ठीक है। कि कितनी जगह है, कितना कैसा घर बनाना है, कैसा उसका स्ट्रक्चर होगा, कैसे मतलब रूम्स बनेंगे, ड्राइंग रूम कैसे बनेगा, वॉशरूम कैसे बनेगा, ठीक है। कितनी हाइट रखनी है, क्या छत का मटेरियल कैसा है, दीवार का मटेरियल कैसा है, बुनियादें कितने नीचे से आएंगी, ठीक है। जो भी मतलब ये कॉमन सी बात है, आपको पता है, ठीक है। अब ये जो सारा प्रोसेस है, इसको जब आप उसमें डालते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में या किसी भी उसकी सॉफ्टवेयर की प्रोडक्ट की वेबसाइट की डेवलपमेंट के लिए, तो ये उस चीज़ में यूज़ होता है। यही बात मैंने आपको पहले कही थी कि ये फ़र्क है कि एक यूट्यूब से कोई 2 मंथ का कोर्स करके, कोडिंग करके या वर्डप्रेस सीख के वेबसाइट्स बना के देने वाले बंदे में और आप में, कि आपने थ्रू आउट द प्रोसेस यूनिवर्सिटी के अंदर ये चीज़ें डीपली जो है वो अंडरस्टैंड की हैं, ठीक है। आपने जो है वो पढ़ा है कि मतलब कस्टमर बिहेवियर क्या है, ठीक है। आपने ट्रेड्स ऑफ प्रोफेशंस आपने पढ़े हैं, ठीक है। आपने मतलब वो पढ़ा है कि उसको मतलब कैसे डील करना है, कैसे प्रोफेशनली बात करनी है क्लाइंट से, कैसे जो है वो एक पूरा जो है एक मैकेनिज्म है उसको जो है बिल्डअप करना है, बिल्डअप करने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। ये चीज़ें आपने पड़ी हुई हैं। और एक जो जो यूट्यूब से है उसने सिर्फ एक कोर्स देख के, नो डाउट कि यूट्यूब से भी ये सारी चीज़ें सीखी जा सकती हैं, लेकिन एक ज़्यादातर जो मेजॉरिटी है वो यही समझती है कि आपने सिर्फ उसको सीखा है, ठीक है। और उसको मतलब बस एक सर्विस को, एक स्किल को सीखा और उसको इम्प्लीमेंट कर दिया, पैसे कमाना शुरू कर दिया। मोस्टली लोग ऐसे ही हैं, ठीक है। डीप डाउन नहीं जाते, ठीक है। और अब जो क्लाइंट या कस्टमर हैं वो भी ऐसे ही होते हैं, उनको नहीं यार कि यार हमें नहीं पता क्या है, आप बना के दे दो बस हमें, ठीक है। वो भी मतलब पाकिस्तानी जो है वो ऐसे ही होते हैं ज़्यादातर, ठीक है। तो ये आप मतलब ऐसे भी चीज़ों को जो है लिख के सर्च कर सकते हैं और उसको देख सकते हैं जो भी चीज़ है, ठीक है। ऐसे ही व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ ईआरडी इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ठीक है। ऐसे थोड़ा थोड़ा सा आपके पास होना चाहिए, साथ साथ जो जो हम एक्सप्लेन करेंगे तो वो हमारे पास आएगा, ठीक है। यहाँ पे उसने लिखा भी हुआ है, ये देखिए एआई का ही यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये हम किसी वेबसाइट से भी ले सकते हैं या एआई का भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। A systematic and strict approach of the to the definition, creation and verification of requirements for a software system is known as requirement engineering, ठीक है। एक सिस्टमैटिक स्ट्रिक्ट, ठीक है। मतलब सिस्टमैटिक से मुराद ये है कि एक पूरे सीक्वेंस के साथ एक प्रॉपरली इंगेज्ड चीज़ें एक दूसरे से, ठीक है। और स्ट्रिक्ट का क्या मतलब है, स्ट्रिक्ट का ये मतलब है कि वो मस्ट फॉलोड है, ठीक है। कि पहला आप और स्टेप होगा तो फिर दूसरा होगा, दूसरा होगा तो तीसरा होगा, मतलब वो और होगा भी पूरा अच्छे तरीके से, ठीक है। टू गारंटी द इफेक्टिव क्रिएशन ऑफ अ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, किस चीज़ की गारंटी करते हैं ये, कि एक अच्छी क्रिएशन, एक जो प्रोडक्ट है आप बना रहे, द रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस इन
entails several tasks that help in understanding, recording and managing the demand of stakeholders। क्या करता है ये entails means कि उनको जो है वो सारा प्रोसेस जो है उसको लेके क्या करता है कि उसको अंडरस्टैंड करने में, रिकॉर्डिंग करने में, मैनेज करने में, द डिमांड्स ऑफ स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स सारे ही अब यहाँ पे आ जाएंगे। स्टेक होल्डर्स जो बनवाने वाला बंदा आया है वो भी है, ठीक है, जो प्रोडक्ट बनवाने के लिए आया उसको भी स्टेक होल्डर कह रहा है यहाँ पे। जो उसकी परेशानी को दूर करेगा, मतलब जो एंड यूजर होंगे, जो उस प्रोडक्ट को पब्लिक यूज करेगी, वो भी स्टेक होल्डर्स है। जो इसको बनाएगा डेवलपर जो है वो भी यहाँ पे स्टेक होल्डर्स है, उनकी डिमांड, ठीक है। उनकी डिमांड का मतलब उनको समझ आए ना, डेवलपर को समझ आए कि उसने बनाना क्या है, ठीक है। और क्लाइंट को पता हो कि वो बनवा क्या रहा है। जो सीक्वेंस, जो यूज केस डायग्राम मैंने शेयर की थी, उसका पर्पस और रीजनिंग मैंने शेयर की थी कि वो उसका क्या है, ठीक है। वो यूज केस से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, आपको रिकॉर्डिंग दोबारा देखेंगे तो ये आप इसको मजीद भी पढ़ सकते हैं। रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग क्या है, ठीक है। इससे रिलेटेड आपकी डॉक्यूमेंटेशन इसी पे बेस करती है सारा जो भी है। उसके बाद आपके पास एक ERD डायग्राम आ गई, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, ठीक है। ये एक लॉजिकल डेटाबेस पे जो है वो बेस करती है। इसको भी सर्च कर लेते हैं पहले। इसमें आपके पास ये जो रेक्टेंगल है इनको हम एंटिटी कहते हैं, और ये जो ओवल शेप्स में है, ठीक है, इनको हम इनके एट्रीब्यूट्स, खसूसियात, खूबियाँ, ठीक है, वो कहते हैं। और ये जो डायमंड शेप के अंदर है इसको हम रिलेशनशिप कहते हैं, ठीक है। और ये जो वन और एम लिखा हुआ है, एम मीन्स मैनी, वन मीन्स वन, ठीक है, ये इनके दरमियान रिलेशनशिप है। और जो इसमें प्राइमरी कीज़ होती हैं उनको हम अंडरलाइन कर देते हैं, ठीक है। ये मैंने मोस्टली कैमल केसेस के अंदर इनका जो है, जिसका डबल आ रहा है, जिसका एट्रीब्यूट में दो वर्ड्स आ रहे हैं, उसको मैंने कैमल केस के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। ये जैसे वर्ड फुनीम, वर्ड का डब्ल्यू बड़ा है और पी, फुनीम का पी बड़ा है, ठीक है। इस तरीके से आप, ये कोई इशू नहीं है, किसी का अगर छोटा बड़ा भी लिखा हुआ है तो वो कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ये इसका है, और इनके दरमियान ये इनकी रिलेशनशिप है। आई वन यूज़र हैज़ मैनी ऑडियो इनपुट्स, कि एक यूज़र दे सकता है, मल्टीपल ऑडियो इनपुट्स दे सकता है। एक यूज़र के पास हो सकती है प्रोग्रेसिव रिपोर्ट्स, वो रिपोर्ट्स एक से ज़्यादा ले सकता है, ठीक है। यहाँ पे जो वर्ड है इसको बेसिकली हमने कम से कम जो है वो मतलब उसको यूज़ करते हुए इसको डिफ़ाइन करना होता है, ठीक है। मतलब कम से कम सैंपल्स यूज़ करके, कम से कम जो है वो डायग्राम का जो है वो मतलब एरिया जो है उसको कम से कम रख के और सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करना होता है। ये नहीं है कि कम से में आप रिक्वायरमेंट्स को ही छोड़ दें। रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल होनी चाहिए और कम से कम यूज़ करना चाहिए। जैसे अब यहाँ से देख सकते हैं आप, इस हैज़ को 2 के लिए इस्तेमाल किया हुआ है, प्रोग्रेसिव रिपोर्ट के लिए भी और ऑडियो इनपुट के लिए भी, ठीक है। तो ऐसे अब यहाँ से यूज़र मेक्स प्रोनाउंसिएशन अटेम्प्ट्स, वो क्या करता है, वो अटेम्प्ट कर रहा है अपनी वो प्रोनाउंसिएशन को, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन क्या कर रही है, प्रोड्यूस कर रही है प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक्स। मल्टीपल मिस्टेक्स आ सकती है ना, उसने अटेम्प्ट की, उसको सबमिट कर दिया, वो उसकी ऑडियो थी, ठीक है। यहाँ पे हैज़ के रखता है, वो क्या रखता है, वो हो सकता है उसकी मतलब उस अपने उस सिस्टम से अपलोड कर रहा हो, ठीक है। यहाँ पे उसने अटेम्प्ट कर दी, वो मतलब जब उसने रिकॉर्ड कर दी या सबमिट कर दी तो उसने फिर क्लिक भी तो करना है कि हाँ भाई इसको प्रोसीड करके दे, ठीक है। तो वो प्रोसीड के बाद क्या करता है, जो जो उसने अटेम्प्ट प्रोसीड की है वो क्या करके देगी, उसको प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक्स निकाल के देगी, ठीक है। उसके अंदर क्या होगा, वर्ड यहाँ से मतलब ये आप इसको इस तरफ से भी पढ़ सकते हैं और इस तरफ से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये मतलब प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक हैज़ वर्ड, वर्ड हैज़ प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक्स, ठीक है। तो इस चीज़ से परेशान ना होना। ऐसे ही उसका दिया हुआ है वर्ड फुनीम, ठीक है, कि उसके अंदर मतलब जो उसके वर्ड के वर्ड फुनीम्स होंगे ना, एक वर्ड के जो उसके हमने मतलब सीखा था उसको, ये जैसे है यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ पे ये आ रहे हैं, ठीक है। तो एक वर्ड के मल्टीपल होंगे, जैसे यहाँ पे सी के, हाइफन सी के, सी एच, ये चीज़ें जो उसने यहाँ पे मेंशन की हुई हैं, ठीक है, ये यहाँ पे आ गए, ठीक है। तो और भी कोई मैं आपको दिखा देता हूँ। ये तो विकिपीडिया ओपन हो गया। जस्ट लाइक दिस, ठीक है, यहाँ पे ये आ गया, ठीक है।
पी, पिग के लिए पी का दिया हुआ है पी, डबल आर है, ठीक है, वो आर का दिया हुआ रोबोट के लिए आर आर, एक एक चीज़ को वो मतलब कर रहा है, ठीक है। ऐसे वो फोनीम्स की बात हो रही है बहरहाल वहाँ पे। इसको आप सारा बस इतना ही इसके अंदर है, ठीक है। और ये जैसे यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन अटेम्प्ट एनालाइज वर्ड, ठीक है। अब वो जो वर्ड है उसको एनालाइज करके मिस्टेक्स देगा ना, डायरेक्टली थोड़ी बहुत दे देगा अटेम्प्ट जो ये, वो पहले उन वर्ड्स को देखेगा। और वर्ड्स के पास क्या है, वर्ड्स के पास वो फोनीम है, एक्चुअल क्या है, उन एक्चुअल्स के अकॉर्डिंगली उसको क्रॉस चेक करेगा जो एक्चुअल है और जो उसकी प्रोनाउंसिएशन हुई है, ठीक है। फोनीम में क्या है, फोनीम के अंदर मैनी वर्ड फोनीम है, ठीक है। एक डायरेक्टरी है, एक आपकी डायरेक्टरी बनी हुई है, ठीक है, फोनीम की, ठीक है, जिसके अंदर मतलब एक डेटा सेट बना हुआ है जिसके अंदर फोनीम्स रखे हैं, ठीक है। ऑडियो वर्ड सैंपल्स हैं, ठीक है। फोनीम वर्ड के ऑडियो वर्ड सैंपल्स, ये आप कह सकते हैं कि एक्चुअल जो पहले से हैं, ठीक है। स्पीकर जेंडर के वो मतलब एक्सेंट उसका क्या है, ठीक है। एक्सेंट मीन्स कि उसका जो टोन ऑफ ऑडियो, बोलने का जो लहजा है, ठीक है, वो एक्सेंट उसको कहते हैं, क्या। बाकी स्पीकर जेंडर जो है उसका सैंपल क्वालिटी, फाइल पाथ कहाँ पे रखे हुए हैं, वर्ड आईडी किस वर्ड का है वो, ठीक है। सैंपल आईडी क्या है उसकी, ये जो हर एक के अंदर प्राइमरी की है एक जो अंडरलाइन है, ठीक है। और जो उससे हट के हैं वो फॉरेन कीज़ हैं, ये वाली, ठीक है। फॉरेन कीज़ आप जब डेटाबेस आपका बन जाएगा, कोडिंग आपकी स्टार्ट होगी, तो वहाँ से आप चीज़ों को सीखेंगे फॉरेन कीज़ क्या होती हैं। यहाँ पे ऑडियो इनपुट, ठीक है, ये वाली ऑडियो इनपुट आईडी, ये यहाँ पे जो है वो है हमारी प्राइमरी की है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे दी हुई हैं ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो इतना ही है इसमें, ये सारे ओवल्स जो हैं इनको सबको रीड कर लें। ये ज़रूरी नहीं होता कि इनको सबको ही यहाँ पे लगाया जाएगा एट्रीब्यूट्स के साथ। कम से कम 3 होने चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम आप अपने डायग्राम के अकॉर्डिंगली जितने भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मिस भी होंगे एट्रीब्यूट्स, ठीक है, ये तो ये पॉसिबल नहीं होता, लेकिन मेन जो होते हैं वो लाज़मी होने चाहिए, ठीक है। तो वो यहाँ पे मोस्टली जो है वो यहाँ पे अवेलेबल हैं, इसमें हमने लिंक किए हुए हैं। अब इसको देख लो, इसका पर्पज़ क्या है ईआरडी का, उस पे चले जाएँ, एक्सप्लेन मैंने कर दिया आपको, ठीक है। ये चीज़ मैं कभी किसी को नहीं मतलब पर्पज़ वाली बात पे लेके आता कि वो खुद से आप इंटरनेट से इसको देख के लर्न कर सकते हैं क्या है इसका, व्हाट इज़ द पर्पज़। ठीक है, एक मतलब एक रफ सी डेफिनेशन आ जाती है, आप ये भी कह सकते हैं कि पर्पस के अंदर उसका एक रफ सी डेफिनेशन भी आपके पास होनी चाहिए, जैसे रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग की थी, ठीक है। द पर्पस ऑफ एन एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम इन अ सॉफ्टवेयर इज विजुअल मैप out of database structure showing the main data entities like customer products and how they relate एक दूसरे से रिलेशनशिप जो बन रहा है, ठीक है। एंटिटीज वही आ गई जो भी हम देख के आए हैं, ठीक है, वर्ड फोनीम यूज़र, ठीक है, वो सारी चीज़ें, और वो रिलेशनशिप आ गया, ठीक है। सर्विंग एज अ ब्लू प्रिंट ऑफ डेटाबेस डिज़ाइन, ब्लू प्रिंट कहते हैं कि मतलब एक जो है वो एक स्टैंडर्ड वे कि ऐसे ही करना है, जैसे आपको आपकी वो मिल गई कि इसको आपने डॉक्यूमेंटेशन को ऐसे बनाना है, एक सैंपल मिल गया, उस सैंपल से आगे पीछे नहीं होना चाहिए, तो वो आपकी डॉक्यूमेंटेशन के लिए ब्लू प्रिंट है, ठीक है, कि ऐसा कर दो इसको, ठीक है। तो ये जो ईआरडी है ये डेटाबेस के लिए ब्लू प्रिंट है कि डेटाबेस को आपने ऐसे डिज़ाइन करना है, ठीक है। facilitating communication between developers and stakeholders, ensuring data integrity, and helping to prevent costly errors by identifying logical flaws अर्ली इन डेवलपमेंट, ठीक है। जो डेटाबेस बनाएगा और जो स्टेक होल्डर्स हैं, ठीक है, डेवलप बेसिकली जब एक मेन ऑर्गेनाइजेशन वर्क कर रही होती है तो वहाँ पे जो डेटाबेस डिज़ाइनर है या जो डेटाबेस के डेवलपर्स हैं वो अलग से हैं जिन्होंने डेटाबेस डिज़ाइन करना है, बनाना है, तो वो इसको यूज़ करते हैं ईआरटी को। इसको डिज़ाइनर रिक्वायरमेंट इंजीनियर जो है वो इस चीज़ को बना के दे देगा। किसको बना के दे देगा? इसको दे देगा जो डेटाबेस का डेवलपर है। वो उसको फिर इसको यूज़ करके डेटाबेस बनाएगा। ऐवें ही नहीं बना देते कि हाँ भाई वो ई-कॉमर्स की वेबसाइट बना रहे हैं बस जी डेटाबेस बना दो, उसमें प्रोडक्ट होती है, कैटेगरी होती है, यूज़र होता है, ठीक है, फ़ोन नंबर होता है, जो भी है, 4-5 चीज़ें ऐसे ही डाल दी, ऐसा नहीं होता, ठीक है।
रिक्वायरमेंट इंजीनियर सबसे पहले उसकी हर चीज़ को जो है वो टैली करेगा, आइडेंटिफाई करेगा, फिर वो उसको लेके जाएगा, ठीक है? स्टेक होल्डर मीन्स मल्टीपल उसके जो हैं मतलब यूज़र्स हैं, ठीक है? स्टेक होल्डर्स, अब यहाँ पे स्टेक होल्डर्स के लिए जो यूज़ हो रहा है, उससे मुराद जो उसको डेवलपर हैं, ठीक है? डेवलपर की, अब डेवलपर क्यों आ गए यहाँ पे? रिक्वायरमेंट इंजीनियर्स, इसमें जो है रिक्वायरमेंट इंजीनियर्स हैं, ठीक है? और यहाँ पे डेवलपर्स उसने डायरेक्टली लिख दिया है। डेवलपर कनेक्ट करते हैं, फिर उसको कोड उस हिसाब से लिखना है उन्होंने, ठीक है? स्टेक होल्डर्स डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है? उसका मतलब हो सकता है डेटाबेस में कोई रिक्वायरमेंट आ जाए यूज़र की स्पेशल, कि भाई मुझे ये चीज़ लाजमी जो है वो कस्टमर के डेटाबेस के अंदर चाहिए, ठीक है? इतने दिन बाद ये रिपोर्ट भी मुझे चाहिए, ये चीज़ भी मुझे चाहिए, ये फीचर भी मुझे चाहिए, ठीक है? तो उस हिसाब से चीज़ें होती हैं। ERDs are crucial for defined system requirements and act as a reference for building understanding and maintaining the database. Act as a reference, ठीक है? बतौर हवाला मतलब काम करता है डेटाबेस के तौर पे, कि डेटाबेस ऐसे बनेगा, उसको ऐसे मेंटेन करेंगे, ये चीज़ें करेंगे, ठीक है? मतलब ये समझ लो कि एक आपका डेटाबेस बनने से पहले का डेटाबेस है, कि ये डेटाबेस है, ऐसे होगा डेटाबेस।